हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के सम को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सीखेंगे। बट सीखने के पहले आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंट जनरलिटीज़ आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक अगर आप लोगों को उसकी इम्पोर्टेंट जनरलिटीज़ नहीं आएगी, तब तक आप लोग एक सम भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सीखने के लिए, समझने के लिए मैं यहाँ पे अपने बोर्ड पे एक-एक करके इम्पोर्टेंट जनरलिटीज़ को आपको लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जनरलिटीज़ है, तो कहानी की शुरुआत जो होती है, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि मैं अपने बिज़नेस को बंद करना चाहता हूँ, तो मैं अपने बिज़नेस को यूँ ही बंद करके नहीं जा सकता। तो मुझे मेरे बिज़नेस को बंद करने के लिए मुझे सबसे पहला अपनी लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ करना पड़ेगा। और मैं अपनी लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे मेरी लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ करने के लिए मुझे सबसे पहला अपने बिज़नेस के एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एसेट्स आर सोल्ड। अगर पार्टनर्स लोग मिलके या पार्टनरशिप फर्म अगर अपने एसेट्स को सेल करती है, तो उस केस में हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? तो उस एंट्री को समझने के लिए पहले एक माइंड सेट खोलो तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो। तो मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में, अगर आपको मैंने बताया रहेगा, तो मैंने बताया था कि हम लोग इसमें 1 अकाउंट 3 अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें से मैंने पहले अकाउंट का नाम आपको बताया था, रियलाइज़ेशन अकाउंट। तो रियलाइज़ेशन अकाउंट क्या होता है? रियलाइज़ेशन अकाउंट जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट में जो भी हमारी लायबिलिटीज़ होती है और जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, उन सारे के सारे लायबिलिटीज़ को, उन सारे के सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइज़ेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हिसाब-किताब रखने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे तो अपना बैलेंस शीट बना ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप बिज़नेस यहाँ पे बंद हो रहा है। तो बैलेंस शीट की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को उठा के अपन कहाँ पे लेके जाएँगे? रियलाइज़ेशन में लेके जाएँगे, ताकि हम लोग प्रॉपर वे में उसका हिसाब-किताब रख सकें। तो इसलिए आपको माइंडसेट क्या करना है मालूम है? कि जभी भी मैं लायबिलिटीज़ का नाम लूँगा या फिर जभी भी मैं एसेट्स का नाम लूँगा ना, तो आपको हमेशा रियलाइज़ेशन अकाउंट बोलना है। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का एक नाम, कौन-सा नाम? रियलाइज़ेशन अकाउंट। तो देखो, पहली एंट्री मैंने क्या लिखा? तो पहला मैंने एंट्री लिखा, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड। अगर मैं एसेट्स को बेचूँगा तो क्या एंट्री पास करूँगा? तो आपको बेसिक क्या सोचना है कि अगर मैंने एसेट्स बेचा तो क्या होगा? अगर मैं एसेट्स को बेचूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर मैं एसेट्स को सेल करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से एसेट्स जाएगा, लेकिन मैं एसेट्स नहीं बोलूँगा, एसेट्स की जगह पे क्या बोलूँगा मालूम है? रियलाइज़ेशन अकाउंट, इसलिए यहाँ पे रियलाइज़ेशन। वापस आपको एक बार समझा दूँ। मैंने पहला ट्रांज़ैक्शन लिखा है, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड। जब पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट्स को बेचेगी तो क्या एंट्री पास करेगी? तो आपको माइंडसेट क्या करना है कि एसेट्स को अगर हम लोग बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट करना है। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। आपके पास कोई भी चीज़ अगर आती है तो आपको उसको हमेशा डेबिट में लेना है, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। एंड टू असेट्स आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास से असेट जाएगा, जब मैं असेट्स को बेचूँगा, तो मेरे पास से तो असेट जाना चाहिए, तो टू असेट्स ही लिखने का, लेकिन असेट्स को हटा के उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मालूम है? आपको रियलाइज़ेशन अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटीज़ और असेट्स का एक ही नाम है, कौन-सा नाम है? रियलाइज़ेशन, इसलिए टू रियलाइज़ेशन अकाउंट। ये हुई पहली एंट्री। अब उसके बाद हमारी आएगी दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री है, व्हेन लायबिलिटीज़ आर पेड। व्हेन लायबिलिटीज़ आर पेड, जब मैं अपनी लायबिलिटीज को पेड करूंगा, जब मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म जब अपनी लायबिलिटीज को पेड करेगा, लायबिलिटीज को जब पेड करेगा, तो आपको एंट्री के लिए क्या माइंड सेट करना है? तो आपको एंट्री में क्या माइंड सेट करना है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म के लिए ये लायबिलिटीज उनके लिए समझो एक्सपेंस है। लायबिलिटीज क्या है? उनके लिए एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका एक्सपेंस होगा, जो भी आपका लॉस होगा, आपको उसको हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड करना है,
और जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका प्रॉफ़िट होगा, आपको उसको हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो फिलहाल यहाँ पे ये क्या है? एक्सपेंस है, तो लायबिलिटीज़ मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। इसलिए इसकी एंट्री मैं क्या पास करूँगा? लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू अब क्रेडिट में क्या आएगा? क्योंकि जब मैं पेड करूँगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो कैश गोज़ आउट, इसलिए कैश बैंक अकाउंट। या तो मैं सामने वाले को कैश में पेमेंट करूँगा इसलिए कैश लिखते हैं। स्लैश बैंक क्यों लिखा? अगर सामने वाले को मैंने अगर चेक में पेमेंट किया तो बैंक का इस्तेमाल होगा, इसलिए दोनों वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है? तो ये जो मैंने एंट्री लिखा है ना, ये बेसिक एंट्री लिखा है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है कि जभी भी लायबिलिटीज़ और असेट्स का नाम आएगा तो आपको हमेशा कौन-सा नेम यूज़ करना है? रियलाइज़ेशन अकाउंट। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे लायबिलिटीज़ जो लिखा है ना लायबिलिटीज़, इसको रिप्लेस करूँगा और इस रिप्लेस करके मैं यहाँ पे क्या नाम लिखूँगा? रियलाइज़ेशन अकाउंट। जस्ट अ मिनट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रियलाइज़ेशन अकाउंट। बात समझ में आई? मतलब आपको इस टॉपिक में एक माइंड सेट करना है कि असेट्स और लायबिलिटीज का एक नाम होगा, कौन सा नाम होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो जहां पे भी लायबिलिटीज का जिक्र होगा वहां पे आपको रियलाइजेशन बोलना है, जहां पे भी आपको असेट्स का जिक्र होगा वहां पे भी आपको क्या बोलना है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये थी दूसरी एंट्री। अब हम लोग यहाँ पे तीसरी एंट्री पास करेंगे, थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री, व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का कोई एसेट्स पार्टनर क्या कर रहा है? टेक ओवर कर रहा है, लेके जा रहा है। अब इन सिनारियो में अगर आपको एंट्री पास करने रहेगी तो क्या पास करेंगे? तो देखो, तो असेट्स को कौन टेक ओवर कर रहा है? पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। जब असेट्स को पार्टनर टेक ओवर करेगा तो आप लोग ऐसा समझो कि पार्टनर के पास आएगा या पार्टनर रिसीव करेगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है, तो इसका मतलब पार्टनर के पास असेट्स आ रहा है, इसलिए एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, कुछ तो क्रेडिट होना चाहिए। तो बिजनेस में से क्या जा रहा है? तो बिजनेस में से असेट्स जा रहा है, तो टू असेट्स अकाउंट लिखेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि असेट्स की जगह पे आपको हमेशा कौन सा नाम याद रखना है? रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए असेट्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा मालूम है? रियलाइजेशन अकाउंट। ये होगी थर्ड एंट्री। ठीक है, समझा आपको? फिर नेक्स्ट इसी से रूबरू नेक्स्ट एंट्री होती है फोर्थ वाली। एंड फोर्थ वाली आएगी कि व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अब लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर में ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लायबिलिटीज को कैसे टेक ओवर करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको लेके समझता हूँ। ये समझो कि बिजनेस में दो पार्टनर है। ए पार्टनर, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी। तो ए नाम के पार्टनर ने बोला कि मैं बैंक लोन का पैसा पे करूंगा, और बी नाम के पार्टनर ने बोला कि मैं बिल्स पेबल का पैसा पे करूंगा। तो जब पार्टनर्स लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका पैसा मैं पे करूंगा, उसका पैसा तू पे करना, तो जब वो लोग लायबिलिटीज के बारे में ऐसा बातचीत करते हैं तो आप लोग समझ है ना कि पार्टनर लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहा है, मतलब लेके जा रहा है, और वो जिम्मेदारी ले रहा है कि वो इसका पैसा पे करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? तो पार्टनर को लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है, मतलब पार्टनर को लायबिलिटीज को पेड ऑफ करना है, मतलब उनको पेड करना है, उनको उसका पैसा देना है। तो उनको क्या पे करना है? लायबिलिटीज पे करना है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए लायबिलिटीज एक्सपेंस है। तो लायबिलिटीज अकाउंट आपको डेबिट करना है, लेकिन आपको लायबिलिटी नहीं बोलना। लायबिलिटी का भी दूसरा नाम क्या होता है? रियलाइजेशन। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बोलना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा कौन पे करने वाला? पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट को डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये लोग पैसा पे करने वाले, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आता है। ये हो गया फोर्थ एंट्री। फिर उसके बाद फिफ्थ एंट्री यहाँ पे आती है, लास्ट एंड फाइनल बोल सकते हैं
कि dissolution expense when dissolution expenses or realization expenses realization expenses are are paid तो व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड तो पहले ये समझते हैं डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है क्या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस और पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंस को आप लोग ऐसा समझो कि अगर मुझे मेरे पार्टनरशिप फर्म को अगर शट डाउन करना है बंद करना है तो बंद करने के लिए मुझे कुछ लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा तो लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा कोर्ट कचहरी में जाने के लिए या फिर ऐसा समझो कि कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचने के लिए मैंने किसी ब्रोकर को हायर किया है और उस ब्रोकर को मुझे क्या करना पड़ेगा कमीशन देना पड़ेगा या फिर ब्रोकरेज देना पड़ेगा तो एक प्रॉपर्टी को सेल करते समय या बिजनेस को बंद करते समय जो कुछ भी चटर पटर छोटा मोटा खर्चा होता है उन खर्चे को आप लोग बोल सकते हो डिसोल्यूशन एक्सपेंस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या लॉजिक याद रखना है एंट्री के लिए जब भी खर्चे की बात होगी तो अब यहाँ पे तो खर्चा मैं किसको डेबिट करूँ खर्चा ना ही लायबिलिटी एसेट से कुछ भी नहीं है। तो जब भी खर्चे की बात होगी, तो आपको हमेशा रियलाइज़ेशन अकाउंट को याद करना है। इसलिए रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। क्यों डेबिट में आएगा? क्योंकि रियलाइज़ेशन अकाउंट जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट है। तो जितनी भी एक्सपेंस रहेगी, जितनी भी इनकम रहेगी, वो रियलाइज़ेशन के डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। इसलिए रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट और बिज़नेस में से पैसा जाएगा क्योंकि जब पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। इसलिए टू कैश बैंक अकाउंट। ये हो गई 5th एंट्री। ठीक है? अब और एक लास्ट लिख के दे देता हूँ। नेक्स्ट है पार्ट पार्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पार्टनर अब ये सवाल उठता है ये इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है और सॉल्वेंट पार्टनर इंसॉल्वेंट मतलब अगर आपको सॉल्वेंट समझ रहे हो तो इंसॉल्वेंट तो सिंपल से आप लोग ऐसा समझो कि पार्टनरशिप बिजनेस में दो पार्टनर है ये पार्टनर ए नाम का जो पार्टनर वो अपनी लायबिलिटीज को इजीली पेड ऑफ कर रहा है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है लेकिन बी नाम का जो पार्टनर है वो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा कम है लेकिन कर्जा ज्यादा है तो जब किसी इंसान के पास पैसा कम होता है और कर्जा ज्यादा होता है और अपने कर्जे को पे नहीं कर पाता है तो उस इंसान को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो गया तो किसी कंगाल वाले पार्टनर से कुछ पैसा मिलता है और कुछ पैसा नहीं मिल पाता तो कितना पैसा मिला कुछ पैसा कितना मिला उसकी एंट्री की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पार्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर तो किसी कंगाल वाले पार्टनर से अगर आपको पैसा मिलेगा तो आपको ऐसा सोचना है कि पैसा आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट और ये पैसा कौन दे रहा है इंसॉल्वेंट पार्टनर इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस ये 6 एंट्री अगर समझो इस टॉपिक में अगर आपको याद हो गया ना तो आप लोग आसानी से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं और आराम से आपको इसमें 8 में से 9 मार्क्स आ जाएगा एक इक्का दुक्का और एंट्री है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं जब उसकी जरूरत होगी तब मैं आपको बताऊंगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 6 एंट्रीज है बस आप लोग इसको अपने जहन में फिट कर लो आसानी से आपको आ जाएगा ठीक है आई होप आपको समझा रहे थैंक यू सो मच